जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। और कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले जो है आपको 2 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन का जो बुक है इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो कि यह गुरु रहमान सर का है। ठीक, और यह जो सेट है बुक है यह 2022 का नया बुक है। तो आप लोग इससे सेट लगाइए। ये सेट जो है बिहार फायरमैन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक, और साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ भी दे देता हूं। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो सेट 2 तक है उसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है, और जो सेट 3 है इसको भी मैं जो पीडीएफ है जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का देखिए मॉडल प्रैक्टिस जो सेट है ये 3 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। टोटल इसमें आपको 100 प्रश्न है, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर जो हिंदी के प्रश्न है वो हिंदी के 9 प्रश्न है, 8 प्रश्न हिंदी के हैं, और जो 6 प्रश्न 6 से 7 प्रश्न जो है अंग्रेजी के हैं, और बाकी जो बचा आपका मैथ का भी 10 प्रश्न है। मैथ इसमें आपको 10 प्रश्न दिया गया है, और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से करके यहाँ पर जो है टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो युग्म सही नहीं है। जैसे कि अस्त्र का शस्त्र है, शोक का खेद है, और उपयुक्त का है यहाँ पर उपयुक्त का ये उपयुक्त दोनों एक ही जैसे लिखा गया है। फिर यहाँ पर संदेह का अधिक लिखा गया है। तो देखिए इसमें जो उपयुक्त युग्म सही नहीं है, ये संदेह का अधिक जो है गलत है, बाकी जो 3 है ये सही है। ठीक, चलिए अगला जो दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सीताराम, रात दिन, और माता पिता, और दशापति दशापति, तो इसमें हम लोग का जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ये दशा और पति जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है। और अपना जो साथ ही साथ इसमें अपना सेट प्रैक्टिस भी लगाते चलिएगा कि आप लोग इस 100 जो प्रश्न है इसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं, ताकि आपका जो एक स्कोर है वो भी पता चल सके कि आप जो है कितना सही कर पा रहे हैं। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आपको 1.5 से 2 महीनों का समय है, तो इसमें आप लोग जो सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक, देखिए तीसरा प्रश्न है कि राजपूत में कौन सा समास है। तो राजपूत में जो हम लोग का तत्पुरुष समास है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्रभंजन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो झंझा होता है। ठीक, पांचवा प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित शब्दों में से सजन शब्द का उपयुक्त विलोम चुनिए। सजन शब्द का उपयुक्त विलोम यहाँ से हम लोग का दुर्जन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का छठा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटना है। तो वर्तनी के हिसाब से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा हो जाएगा। देखिए जो अनुग्रहित लिखा गया है ये ऑप्शन ए वाला अनुग्रहित सही लिखा गया है, बाकी जो 3 अनुग्रहित लिखा गया ये गलत है। ठीक, इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया गया ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न 7वां है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्कर्ष, नीरव, पराक्रम, और चतुराई। तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वो चतुराई में नहीं हुआ है। ठीक, उपसर्ग का प्रयोग चतुराई शब्द में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रौढ़ का जो संधि विच्छेद होता है प्रा प्लस उड़ होता है। क्या होता है, प्रा प्लस उड़, यानी कि ऑप्शन जो ए है उसमें आपका राइट होगा। ठीक, ए इसमें ए बी सी डी नहीं दिया गया, इसमें 1 2 3 4 करके नंबरिंग दिया गया है। तो ए मानिए या फिर 1 मानिए, दोनों एक ही बात है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9वां नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर्स एंड प्लूरल। देखिए इसमें हम लोग को मैच जो पेयर जोड़ा है इसमें कौन सा जो है इनकरेक्ट जो है जोड़ा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर स्वाइन का स्वाइन्स लिखा गया, ये जो है गलत है। यहाँ पर स्वाइन का स्वाइन ही होता है। ठीक, सिंगुलर प्लूरल दोनों इसका एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का 10वां प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग ऑप्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ माइनर। यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो है हम लोग का शब्द खोजना है, कौन सा वाक्य है। तो देखिए ऑप्शन जो ए का है कि हाउ डिड यू यहाँ पर कंट्राइव इट, ये जो ऑप्शन ए है आपका ये इंट्रोगेटिव, ये सही है। ठीक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द गैप
विद सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पर हम लोग का सही कंजक्शन खोजना है, कौन सा होगा, तो इसमें हम लोग का सही कंजक्शन का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए, ही डज वेल ओनली डेट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। यहाँ पर राइट आंसर ए जो हम लोग का ओनली का प्रयोग होगा, यहाँ पर कंजक्शन पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द गैप विद प्रॉपर फ्रेज। यहाँ पर प्रॉपर फ्रेज खोजना है। देखिए यहाँ पर ही सक्सेड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर परसेवेरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। यहाँ से हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह होगा, देखिए बाय डिडंट ऑफ, यहाँ क्या होगा, वी डिडंट पर, यहाँ पर परसेवेरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। ऑप्शन जो बी है इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो 13 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द गैप विद प्रॉपर प्रीपोजिशन। प्रॉपर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही लुक्ड, इसके बाद क्या होगा, ही लुक्ड फॉर दिस वॉच एवरीवेयर। यहाँ पर हम लोग का फॉर का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए 14 नंबर जो प्रश्न है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमका सुपीरियर्स है, इसका ऑपोजिट मीनिंग खोजना है। तो सुपीरियर्स का मतलब होता है यहाँ पर खोटा, नकली या फिर अप्रामाणिक। तो इसका हम लोग को विलोम जब खोजेंगे तो क्या होगा, इसका विलोम होगा ऑर्थोनैटिक। ऑर्थोनैटिक का मतलब होता है यहाँ पर आपका प्रामाणिक होता है। ठीक, राइट आंसर प्रामाणिक होगा, ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न जो हम लोग का है कि सिलेक्ट दी वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ से हम लोग का इंस्टेबल है, इंस्टेबल जो है इसका कौन सा हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो 15 नंबर कंप्लीट हो गया और 16 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से हम लोग को शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग जो इस सेट में है जो एक भी प्रश्न को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, हम लोग सभी प्रश्नों को टेकअप करते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यदि समझेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो चलिए यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जब राजाजी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था तब गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ये जब राजाजी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था तब गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वावेल था। ठीक, कौन था, लॉर्ड वावेल। ठीक, चलिए 17 नंबर जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है, कौन सी न्यूक्ली जो है फ्यूज हो जाती है, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन जो होती है ये फ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि जन सूचना अधिकार का राष्ट्रीय अभियान विशाल बेयर्स यहाँ पर प्रोटेक्शन बिल के पास होने के लिए लॉबी कर रहा है। इसका उद्देश्य किसकी सहायता करना है, इसका जो उद्देश्य है ये किसकी सहायता करना है। यहाँ से हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि महिला सक्रियवादी, दूसरा है पटरी पर सामान बेचने वाला, तीसरा है आरटीआई सक्रियवादी और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसमें आरटीआई सक्रियता होगा। ठीक, राइट आंसर सी होगा, आरटीआई सक्रियवादी। अगला यहाँ से हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न है कि बार एंड पीस पुस्तक के लेखक ये लिखी गई। तो देखिए बार एंड जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गया था, यह लिखा गया था लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय सांसद की संवैधानिक शक्ति है। संवैधानिक शक्ति क्या है, देखिए ये क्या संवैधानिक शक्ति है कि जैसे और जब भी ज़रूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 20, इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है वो कौन सा जो है राज्य है, तो वह राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसमें अधिकांश क्षेत्र जो है अत्यधिक घने वनों के अधीन है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो NH2 जो है सबसे लंबा है। ठीक, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा, NH2 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 23 नंबर की, निम्न में कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? तो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर की, निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों के संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़ हैं? जैसे कि पौंडुचेरी जो है फ्रांसिस मार्टिन, दूसरा है कि अहमदाबाद जो है अहमद शाह प्रथम, और तीसरा है कि मद्रास जो है फ्रांसिस डे, और कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन सा जो प्रतिष्ठान जो है जोड़ा गलत है? तो देखिए इसमें जो गलत है ये आपका कोलकाता जो है रॉबर्ट क्लाइव, इससे गलत है। ठीक। कोलकाता का जो संस्थापक है ये जॉब चाणक्य को माना जाता है। ठीक। किसको माना जाता है? जॉब चाणक्य को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसने के द्वारा बनाई गई? तो उसका जो रूपरेखा डिजाइन है यह बनाया गया था उस्ताद ईसा के द्वारा। ठीक। उस्ताद ईसा के द्वारा इसका जो है डिजाइन बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि हरित स्थल ग्रीनलैंड है। यहाँ पर हरित स्थल ग्रीनलैंड है, तो यह जो है आपका बड़ी बर्फ चादर है। ठीक। जो ग्रीनलैंड है वो आपका हरित स्थल, ये बड़ी बर्फ चादर है। अगला जो 27 नंबर प्रश्न है तो कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी के यह शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो यह उद्देशिका में जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये जो कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में हुआ था। आपको याद रखना है ये जो संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ... में है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है आपको कोलकाता में है। राइट आंसर बी होगा। चलिए 29 नंबर जो प्रश्न है कि सांसद के 2 सत्रों के यहाँ पर मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसके जो बीच का अंतराल है ये आपको 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए 30 नंबर जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, तो अधिकतम जो एज होनी चाहिए यहाँ पर जो 58, 60 और 62 दिया गया है। कौन सी एज होनी चाहिए? इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो होना चाहिए वो 35 वर्ष का एज होना चाहिए। ठीक। चलिए यहाँ पर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पर 35 वर्ष का जो होता है वो करेक्ट होता है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। 31 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में यहाँ से हम लोग को सरदार पटेल जी को जानते हैं। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो अली अकबर जो है ये सारोद बजाते हैं। राइट आंसर सी होगा, सारोद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? ठीक। भाग्य का निर्माण हुआ था फ्रांसीसियों का, तो कौन से युद्ध से? यहाँ पर देखिए वांडीवास की लड़ाई से जो है फ्रांसीसियों का जो है भाग्य का निर्णय हुआ था। ठीक। यहाँ पर भाग का निर्णय हुआ था। और ये जो कब लड़ा हुआ था? तो ये जो वांडीवास का लड़ाई है आपको 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक। आप लोग याद रखिएगा 1760 में वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 34 नंबर कि किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? किसके शासनकाल के दौरान? तो देखिए उनको जो भारत रत्न का उपाधि प्रदान किया गया था यह JD, ठीक, JD के शासनकाल के दौरान। ठीक। 35 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। कहाँ के जो है घास स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है? तो स्टेपीज, ये जो स्टेपीज के घास स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है। ठीक। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि बोस्टन टी पार्टी थी। तो बोस्टन जो टी पार्टी थी वह क्या थी? चाय कर के विरोध क्या बोलते हैं? विरोधी थी। ठीक। जो बोस्टन टी पार्टी थी वो चाय कर यानी कि चाय पर जो टैक्स था उसी के विरोध का यह विरोधी थी। ठीक।
चलिए, अगला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, बारदोली या फिर असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो नहीं किया गया था वह है आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो सत्याग्रह है इसलिए जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि IRDP, यहाँ पर IRD और P किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो यह जो प्रारंभ किया गया था आपका ये छठी पंचवर्षीय योजना के तरफ ये जो है उसी समय ये IRDP प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 39 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है यह करे कि वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सी? तो शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक, ये जो 6 है ये वेदांग है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो R तरंगे, P तरंगे, S तरंगे या फिर L तरंगे। तो सबसे पहले जो है P तरंगों को मापी किया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 41 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम प्रयोग किया गया था? तो कांच का जो प्रथम प्रयोग है यह मेसोपोटामिया की सभ्यता में किया गया था। चलिए अगला जो 42 नंबर प्रश्न है कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो यह जो अभियोजित किया जाता है आपका धारा 376 के अंतर्गत। ठीक, धारा जो 376 के अंतर्गत है जो आपका बलात्कार के अभियोगी को दंडित किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म यहाँ पर गैंग ऑफ वसेपुर में किस आधुनिक शहर को वसेपुर बताया गया है? तो वसेपुर जो बताया गया है यह है आपका धनबाद शहर को बताया गया है। राइट आंसर सी हो जाए, क्या बोलते हैं, बी हो जाएगा, जो कि ये धनबाद शहर को वसेपुर बताया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्व करने का कानून पारित किया है? तो यह कानून पारित किया गया है बिहार के। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार के जो है भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्व करने का कानून पारित किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? यहाँ पर किसी देश का जो विकास है सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। कैसे निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए उसके प्रति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के जो है स्वच्छ स्तर से, उपयुक्त में से सभी से जो वहाँ का विकास जो है निर्धारित किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यकर्ता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक जो पहला है कि एक शिक्षक, दूसरा वकील और तीसरा यहाँ पर हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। ये जो देखिए पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यकर्ता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया। पहला है यहाँ पर शिक्षक, दूसरा वकील और तीसरा में जो हजाम का कार्य जो कि वो बाल वाला बनाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसे परिभाषित किया जा सकता है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या फिर तृतीय सेक्टर में। तो देखिए इन तीनों को परिभाषित किया जा सकता है तृतीय सेक्टर में। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, तृतीय सेक्टर में इसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 47 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या, तो जब लोग उसमें कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। ठीक, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अर्धरोजगारी की जो समस्या है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित कैसे किया जा सकता है? तो जब यहाँ पर जब लोग उससे कम कार्य करने में वो जो करने से सक्षम होता है, इसलिए परिभाषित किया जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन जो सी है इसमें आपका करेक्ट होगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो वर्ष में जो है 365 दिनों में जो कितने दिनों की गारंटी दी जाती है, तो 365 दिनों में मात्र आपको 100 दिनों की गारंटी दी जाती है काम का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो वहाँ पर है जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए 50 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। तो बेहतर कार्य निष्पादन किया है श्रीलंका ने। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो 51 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। किसके पास निहित होती है, तो यह सांसद के पास होती है नए राज्य के गठन की क्षमता। चलिए अगला जो 52 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर यहाँ पर व्युत्पन्न किया गया है। तो जो नीति यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो हमारा संविधान है, संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत लिया गया है, यह आपको आयरिश के संविधान से लिया गया। ठीक, अगला जो यहाँ से 53 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान, ठीक, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, जो चाहे अपना धर्म अपना सकता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उसके उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है उनको सेक्टरों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो 55 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति वैसे यहाँ पर विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों के संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इसमें से नहीं आता है। पहला है कि साहित्य, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा विज्ञान और चौथा कला। तो इसमें जो नहीं आता है वह अर्थशास्त्र को नहीं आता है। ठीक, चलिए 56 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री। तो बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम जो अंग्रेजी यात्री था वह था आपका रॉल्फ विच था। कौन था, रॉल्फ विच। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विदेशी यात्री वर्णन करते हैं कि पटना के जो लोग हैं वह ज़मीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। तो देखिए यह कहता है आपका रॉल्फ जो है पिच, जो कि यही बिहार का खोज किया था। बिहार का यहाँ पर बिहार का जो भ्रमण किया था, खोज नहीं किया था। पहली बार यहाँ पर है कि बिहार का यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री, तो यहाँ पर रॉल्फ पिच होगा। और फिर यहाँ पर उसी ने कहा था कि सोना खोद कर क्या बोलते हैं, ज़मीन खोद कर सोना खोज करते हैं। ठीक, और रॉल्फ पिच ऑप्शन जो है सी इसमें आपका करेक्ट है। चलिए 59 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। सबसे कम कार्यकाल किसका है, कौन से मुख्यमंत्री का। तो देखिए सतीश प्रकाश सिंह का जो है सबसे कम कार्यकाल रहा है। उनका जो कार्यकाल था आपका 28 जनवरी 1968 से लेकर, ठीक, 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968। मात्र उनको 1 से 2 दिनों का उनका कार्यकाल था। ठीक, यहाँ पर 1 से 2 दिनों का उनका कार्यकाल था। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का लीप ईयर वर्ष होगा तो 1 दिन का ही मान लीजिए। ठीक, उनका 1 दिन का कार्यकाल था। इनका सतीश प्रसाद सिंह का 1 दिन का कार्यकाल था। 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर भी वो आपको ज़िंदगी भर वो मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे। ठीक, ज़िंदगी, अब तो शायद वो मर गए होंगे, अभी मुझे पता नहीं कि उनकी मृत्यु कब हुई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीना किससे संबंधित है। तो मीना जो है ये पूछा गया किससे संबंधित है। तो देखिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका से। ठीक, यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका से जो है संबंधित है मीना। ठीक,
दूसरा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हो गया, जो कि 61 नंबर से शुरू हुआ। ठीक, यहाँ से जो प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में कौन आरेख किसी वस्तु की विरामावस्था निरूपित करता है। विरामावस्था जो है किसी वस्तु का कौन निरूपित करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सबसे बड़ा जो प्रश्न यही होगा इस सेट का, मान लीजिए बुक का ही सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए यहाँ से हम लोग का यहाँ से ले लिए, फिर यहाँ से 2 ऑप्शन आ गया है, फिर और 2 ऊपर में ऑप्शन है। ठीक, तो ये आधा पाना का एक ही प्रश्न है, ग्राफ वाला है। तो देखिए इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन होगा। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोग का देखिए ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला होगा। ठीक, ऊपर वाई और वेग, फिर यहाँ से समय, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 62 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है एवं m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जब दोनों वस्तुओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसकी बल उत्पन्न त्वरण होगा, उसका जो बल उत्पन्न त्वरण होगा वह क्या होगा। तो उसका बल उत्पन्न जो त्वरण होगा वह होगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है। तो गति नियम बल का जो परिभाषा देता है, न्यूटन का प्रथम नियम जो है गति नियम बल का परिभाषा देता है। 64 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो देखिए जो एलपीजी का जलना होता है ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 65 नंबर हम लोग का है कि हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का आवेश एवं मात्रा क्रमशः क्या है। तो प्रोटॉन का जो आवेश एवं मात्रा जो है क्रमशः क्या है, तो वह मात्रा है देखिए यहाँ से +1 और 1 U। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि f(x) x² - 8x + k के मूल्यों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक जो प्रश्न है ये साइंस में भी आपका, ये शायद ये मैथ का प्रश्न है। ठीक, ये मैथ का प्रश्न है लेकिन इसको साइंस वाले में घुसेड़ दिया गया है। पिछले भी सेट में हम लोग का ऐसा ही हुआ था, जो साइंस का प्रश्न पढ़े थे उसमें भी आपका एक मैथ का डाल दिया गया था, पता नहीं ऐसा क्यों। यहाँ से इसका राइट आंसर 12 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर k है इसका मान 12 होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है। विस्थापन प्रतिक्रिया इसमें से जो हम लोग का यहाँ पर विस्थापन प्रतिक्रिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विस्थापन प्रक्रिया देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यहाँ पर 2KClO3 और उसके बाद है 2KCl और +C प्लस पे यहाँ पर 3O2 है, जो ये आपका ये विस्थापन प्रक्रिया नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 68 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या जो होगी वह 100 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, इसकी जो उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर R बराबर सूत्र होता है आपका 2F होगा, तो यहाँ पर 2 × 50 होगा। F जो 50 है ये F है और 2 × 50 तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 69 नंबर हम लोग का है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो प्राथमिक रंग में होता है आपका लाल होता है, हरा और नीला, ये 3 जो रंग है ये प्राथमिक रंग है, इसी से सारे रंग बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है किसका। तो लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है आपका ये रासायनिक परिवर्तन का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिमाणी जो विलयन का pH मान वह 13 हो। ठीक, कितना घोला जाए, तो यह घोला जाए 4 ग्राम प्रति लीटर घोला जाए तो इसका जो pH मान होगा वह 13 होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो कण की गति अपरिवर्तित रहती है। ठीक, चलिए 73 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उस प्राप्त ऊष्मा को आपतन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का 74 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यहाँ पर दृष्टिकारी कोश में फुल वेव रेक्टिफायर है, तो कि दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति एन है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर निवेश आवृत्ति एन है तो निर्गत आवृत्ति जो होगा वो भी एन ही होगा। राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को यहाँ पर कहा जाता है संवहन, यहाँ पर कन्वेक्शन। राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अगला जो 76 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से यह प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो ये चमगादड़ जो होते हैं यह आपको उड़ने का उसका कारण होता है कि वे जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, उसी के कारण वो अंधेरे में भी वो उड़ सकती है। ये प्रस्रव्य तरंगे जो होता है वो टकरा कर उसके पास पुनः आता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन जो लाया जा सकता है जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है, तो यह जो परिवर्तन लाई जा सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है। कौन सी धातु है जो इटाई नाम का एक रोग है, ये जो रोग पैदा करती है, कौन सी धातु है। तो वह धातु देखिए, वह धातु है आपका कैडमियम जो है आपका इटाई रोग पैदा कर सकती है। ठीक, इसके चलते जो है हड्डियाँ अधिक कोमल हो जाती है, ये शायद ये हड्डियों से संबंधित ये रोग है। ठीक, चलिए अगला जो 79 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होगा। तो उसके किस गुण में, मात्रा, चाल, वेग या फिर समवेग। तो देखिए यहाँ पर जो उसके परिवर्तन होगा वह यहाँ से वेग और समवेग, यहाँ पर वेग और समवेग दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक, यहाँ से आपका वेग और समवेग दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक, ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो राइट होगा। चलिए 80 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ के शीर्ष से नीचे गिराता है, 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 5 सेकंड यहाँ पर जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। तो क्या होगी 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद जो होगा ये 240 यहाँ पर 2401 है। ठीक, 240 नहीं है 2401 जूल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 81 नंबर है हम लोग का कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर धावों में धावे बनाते हैं। यहाँ पर दांतों में जो धावे बनाते हैं। ठीक, प्रश्न है कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धावे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों पर धब्बा पड़ जाता है, तो ये कौन से जीवाणु जो होते हैं ये उत्पन्न करते हैं। तो यह जो है आपका एक डेक्स्ट्रॉन्स नाम का एक जो जीवाणु होता है यही धावा उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ पर 82 नंबर जो प्रश्न है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है यह आपको सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 83 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है पाई जाने वाली यहाँ पर सीबेसियस ग्रंथियों का क्या कार्य होता है। तो इस ग्रंथियों का जो कार्य होता है कि त्वचा और बालों को जलरोधी बनाता है। ठीक, चलिए अगला 84 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर में घोल, यहाँ पर 2 लीटर घोल में घोलने पर परिमाणी घोल का पीएच मान क्या होगा। तो इसका जो घोल का परिमाणी मान होगा वह 3 होगा, पीएच मान 3 होगा, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा।
यहाँ से हम लोग का जो 85 नंबर प्रश्न है कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, जो शाकाहारी जंतुओं में यहाँ पर उसकी आहार नाल लंबी होती है, इसलिए यहाँ पर सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर की इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक रुधिर शर्करा को घटाती है। ठीक, रुधिर शर्करा को इंसुलिन घटाती है। चलिए 87 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वह है आपका एसिटाइल एंजाइम। क्या है? एसिटाइल एंजाइम, यहाँ पर ए होगा। ठीक, राइट आंसर जो डी कर लीजिए, राइट आंसर डी होगा। अगला 88 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री का हो? तो यहाँ पर पूछा जाए कि प्रिज्म से गुजरने वाली किरण का विचलन कोण क्या होगा। ठीक, तो देखिए प्रिज्म से गुजरने के बाद जो विचलन कोण होगा वह कोण यहाँ से हम लोग का 20 डिग्री का होगा। ठीक, कितना होगा? 20 डिग्री का। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 89 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डॉट के द्वारा होता है, तो यह विक्षेपण जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग को जो मापते हैं हम लोग पवन वेग मापी से मापते हैं। राइट आंसर डी होगा, पवन वेग मापी से इसको मापते हैं। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो प्रश्न था यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लिए। जो आपका 60 से 90 तक था प्रश्न, ये आपको साइंस का प्रश्न था, तो इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और 91 से आपका जो है 100 तक प्रश्न बचा, तो हम लोग का ये प्रश्न किसका? गणित का प्रश्न है। चलिए हम आपको जो है गणित के प्रश्नों को आपका आंसर टिक करा देते हैं और आप लोग इसको बनाइएगा। मैं इसका PDF भी दे दूँगा, साथ ही साथ आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 91 नंबर जो प्रश्न है यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं। और 91 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सरल करना है इसको। देखिए यहाँ से इसको सरल करना है, तो सरल करने के बाद यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा AB/B - A होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 92 नंबर प्रश्न है, तो 92 का राइट आंसर यहाँ पर 300 डिग्री होगा। कितना होगा? घड़ी की सुइयाँ 2 बजे एक न्यूनतम कोण और एक बृहत कोण बनाती है, तो बृहत कोण की माप डिग्री में ज्ञात करना है, 300 डिग्री होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और यहाँ से 33.50 यानी कि 33.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा? तो राइट आंसर जो होगा हम लोग का यहाँ से वह 4.7% का लाभ होगा। ठीक, चलिए अगला 94 नंबर है, तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग का 94 नंबर का राइट आंसर ए होगा। और यहीं पर आपको बगल में ही आपको आंसर है, मैं आपको तुरंत आंसर भी इसका दिखाने वाला हूँ। देखिए आंसर इसका दिख रहा है। जब आप इसको PDF लीजिएगा, इसका PDF आपको मिलेगा, तो उस समय जो आपको बनाने में आसान होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 95 का राइट आंसर 2 होगा। और 95 के बाद यहाँ से हम लोग का क्या है? 95 यहाँ से हम लोग का ये 96। ठीक, एक बार आपको 96 का प्रश्न पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। यदि आपसे नहीं बने तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 8.0 होगा। चलिए 96 के बाद यहाँ से हम लोग का ये 97 है और 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर यहाँ से हम लोग का 98 है, तो 98 का जो राइट आंसर क्या होगा? 98 का यहाँ पर ऑप्शन A, B, C और यहाँ पर D है, तो इसका 98 का राइट आंसर जो होगा वो 168 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 98 और 2 प्रश्न किधर गया जी? 98 यहाँ से 99 है। ठीक, यहाँ से 99 नंबर प्रश्न है, तो 99 का राइट आंसर यहाँ से हम लोग का cot स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा -1 होगा।
और जो अंतिम प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 है, तो इसका राइट आंसर आपको 28.7 होगा। ठीक, राइट आंसर 2 कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 100 जो प्रश्न था कंप्लीट कर लिए और ये है आपका जो है आंसर की। तो आप लोग यदि किसी भी प्रश्न में दिक्कत हुआ होगा तो आप इसका आंसर की देख लीजिएगा और यहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक, आंसर, और ये देखिए यहाँ से मैथ का ये सॉल्यूशन है। तो आप जब इसका PDF मिलेगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी भी इसको आप देख सकते हैं ताकि आप लोग मैथ बनाए होंगे तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, तो देख लीजिए और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और ऑल द बेस्ट। और अपना जो है स्कोर अपना जो स्कोर है आप कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना प्रश्नों को सही कर पाए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम लोग का सेट 4 है उसमें। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।